हेलो ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2007 और 2009 में आया हुआ है। सैलरी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये आप जानते हैं, और सैलरी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। उसमें से ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है वो आपका ग्रेच्युटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 1 ये आप देख रहे हो यहाँ पर। 2009 और 2007 का ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया गया है। एक और बात होती है, टैक्स के अंदर में जितनी भी चीज़ें फॉलो होती है, जितना भी सम्स बनाया जाता है, वो जनरली रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ग्रेच्युटी की रूल अच्छे से याद होगी। जिन लोगों को याद नहीं है वो लोग कम से कम फॉलो करें इंस्ट्रक्शन को कि नियम के हिसाब से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। कोई भी चीज़ टैक्स में अपने मन से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर नहीं कर सकता। सारी की सारी चीज़ें प्रोविज़न के ऊपर बेस्ड होती हैं। सम्स देखिएगा आप लोग। मेंशन कर रहा है मिस्टर आर सेन, एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंसर्न इन कोलकाता, रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 31 दिसंबर 23। 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हुआ है प्राइवेट कंपनी से। आफ्टर 26 ईयर एंड 7 मंथ्स ऑफ सर्विस, 26 साल 7 महीना सर्विस करने के बाद ही रिसीव ग्रेच्युटी ऑफ ₹5,50,000। ये जो 5,50,000 की ग्रेच्युटी मिली है, इसी के ऊपर हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। His salary at the time of retirement was ₹17,000 per month and dearness allowance 20% of basic salary as per term of employment was ₹3,400 per month। तो ये आप एक समझ लीजिए बात कि जिस समय वो रिटायर हुआ था दिसंबर के महीने में, उस समय उसकी बेसिक सैलरी 17,000 पर मंथ की थी और उसका 20%, 17,000 का 20% आप निकालोगे तो 3,400 आएगा। वो उसको मिलता था डियरनेस अलावेंस के रूप में। ठीक है, आप लोग अगर कैलकुलेटर लेकर साथ में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। आप साथ साथ अगर कैलकुलेशन करते जा रहे हैं तो आपको लाइन भी दिखेगा और कैलकुलेशन भी खुद से अगर किया जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखेंगी। तो ये बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस उसका रिटायरमेंट के समय का दिया हुआ है। इसके बाद और क्या बोला है लास्ट लाइन में, हिज इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 पर मंथ फेल ड्यू ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल अप्रैल के महीने में उसकी सैलरी 500 रुपये से बढ़ जाती है। तो आप एक बार दिमाग में सोच लो, मन में आप इस बात को सोच लो कि अप्रैल से उसकी सैलरी 500 रुपये पर मंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब मार्च के महीने में एक महीना पीछे अगर हम जाएंगे तो उसकी सैलरी अभी जितनी होगी उससे 500 रुपया कम होगी। जैसे अगर मान लीजिए उसका सैलरी अभी 17,000 पर मंथ है तो ये अप्रैल से है। अगर अप्रैल के पीछे हम जाएंगे मार्च के महीने में तो उसका सैलरी 16,500 रुपये, 16,500 होगी। 16,500 पहले होगी, तभी 500 रुपया बढ़कर कितनी हो गई होगी, 17,000 की। आगे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी इन हिज हैंड। तो सबसे पहले हम आपको एक रूल याद दिला दें कि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कंसर्न से कोई भी पर्सन रिटायर होता है तो प्राइवेट कंसर्न वाले केस में ग्रेच्युटी के 2 नियम होते थे। आपको याद होगा उस 2 नियम में एक होता था कि अगर वो पर्सन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है तो क्या कैलकुलेशन होगा, और एक होता था कि अगर वो प्राइवेट कंसर्न से रिटायर हो रहा है और वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड नहीं है तो क्या कैलकुलेशन होगा। हमने पूरा सम्स पढ़ा, सम्स में कहीं नहीं लिखा था कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है। तो हम लोग इसके ऊपर कौन सा नियम अप्लाई करेंगे कि ये पर्सन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से ये कवर्ड नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग पूरा प्रोसेसिंग फॉलो कर रहे हैं। तो हेडिंग आप लोग दे सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर आर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, जो अभी का हम लोगों का असेसमेंट ईयर है। पहला लाइन लिख दिए ग्रेच्युटी रिसीव, कितने की ग्रेच्युटी रिसीव की है, सम्स में दिया हुआ है 5,50,000 का। इसमें से कुछ छूट मिलता है, एज पर रूल कितने का छूट मिलता है लिख दिया यहाँ पर लेस
मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज रोमन 3। इस सेक्शन के अंतर्गत 3 आइटम हमको लेना है, उन तीनों में से जितना मिनिमम वैल्यू होगा उसका छूट इसको मिल जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो बेसिक है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव जो कि सम्स में दिया है वो लिख दिया गया कितने का, 5,50,000 का। दूसरा एक स्टेट्यूटरी अमाउंट है। अब जिन लोगों को नहीं याद रहता उनको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, स्टेट्यूटरी अमाउंट का मतलब होता है टैक्स के द्वारा फिक्स किया हुआ एक स्टैंडर्ड अमाउंट कि एनी हाउ इससे ज़्यादा का छूट आपको नहीं मिल सकता। तो ये अमाउंट टैक्स के द्वारा फिक्स है, ऑलरेडी रूल के अंदर मेंशन है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ या चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं, ये याद रखना पड़ता है। और डायरेक्ट स्टेट्यूटरी अमाउंट ग्रेच्युटी के लिए कितना है, 20 लाख का, ये हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो 2 आइटम मिल गया, एक एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 5,50,000 और एक स्टेट्यूटरी अमाउंट कितने का, 20 लाख का। इसके बाद जो थर्ड वाला लाइन है यही समझने वाली लाइन होती है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, हाफ। इस हाफ का मतलब है हाफ मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जितना साल वो काम किया है, और इनटू सैलरी पर मंथ। यहाँ पर जो लिया जाता है ना सैलरी पर मंथ, वो एक्चुअली एवरेज सैलरी पर मंथ होता है। आप लोग जब इसको नोट कीजिएगा तो ये सैलरी पर मंथ के जगह पर आप लोग वर्ड लिख दीजिएगा एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक, अब कैसे ले रहे हैं कैलकुलेशन देखिएगा। हाफ तो हाफ मंथ है वो लेना होगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहाँ दिया हुआ था 26 साल और 7 महीना। तो 26 साल 7 महीने के लिए नियम है कि अगर कोई पर्सन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता है तो उसमें कंप्लीट ईयर लेने के समय कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे 26 साल 7 महीना है तो 7 महीने को टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा और लिया जाएगा कितना, 26 साल 26 कंप्लीटली। इसलिए आप देखोगे हाफ लिया गया है और 26 लिया गया है एज पर रूल, एक्स्ट्रा पार्ट को इग्नोर कर दिया गया। और एवरेज सैलरी पर मंथ ये लिखा है यहाँ पर 20,280। अब क्वेश्चन ये है कि ये 20,280 कैसे निकाला गया है। आपको याद दिलाएं, जब हम लोग ऑन बोर्ड सम्स करते थे तो बताया जाता है कि पिछले 10 महीने की सैलरी ली जाएगी और उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा। 10 महीने की सैलरी लेकर उसको 10 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वही होगा एवरेज सैलरी पर मंथ, और वही एवरेज सैलरी पर मंथ ये 20,280 निकाल कर यहाँ लिखा गया है। अब ये कैसे निकाला ये हम लोग नोट में देखते हैं। वर्किंग नोट आप देखिए, पढ़िए, पूरी चीज़ आपकी क्लियर होगी। सबसे पहला मैं लाइन में लिख दिया, इट इज़ एज्यूम दैट ही इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इज 26 ईयर, इग्नोर करके लिया है पार्ट को, ये भी मैं बोल चुका हूँ। अब यहाँ सैलरी के मीनिंग में 2 चीज़ें हैं, बेसिक और डीए। वो यहाँ लिख दिया कि बेसिक और डीए मिलाकर हम लोगों को सैलरी लेना है। कमीशन भी लिया जाता है लेकिन वो कमीशन हमारे सम्स में नहीं है, इसलिए कमीशन का कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब जरा देखिए बेसिक कैसे लिया गया, ध्यान रखना, इधर से नहीं सोचना, बेटर है कि लास्ट से सोचो, क्योंकि नियम क्या है इसमें पता है कि जिस महीने में रिटायर होगा, ये सम्स में यहाँ लिखा था कि दिसंबर के महीने में रिटायर हुआ है, तो जिस महीने में रिटायर होता है उसके पीछे वाले महीने से लेकर 10 महीना बैक लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो जैसे दिसंबर में रिटायर हुआ है ना, तो आप नवंबर से बैक लोगे, नवंबर से बैक 10 महीना लोगे तो फैब तक आप पहुंचोगे। समझ रहे हैं? मैं क्यों बोल रहा हूँ लास्ट से देखो, क्योंकि जब दिसंबर का सैलरी इसका दिया हुआ है ना 17,000 पर मंथ, तो वही हम लोग यहाँ से पुट करना चालू करेंगे बेसिक में कि दिसंबर में 17,000 था तो नवंबर में भी 17,000 होगा। मैं फिर से रिपीट करूँ, जिस महीना में रिटायर होता है उस महीने को छोड़कर पीछे का 10 महीना लिया जाता है, इसलिए यहाँ नवंबर से कैलकुलेशन लिया जा रहा है। तो नवंबर में ले लिया 17,000, अक्टूबर में भी देखो 17 है, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई, अप्रैल, यहाँ तक आप देखोगे 17,000 पर मंथ करके लिया गया है। पीछे जब आए मार्च और फैब में तो कितना लिया गया है, 16,500 करके। क्यों? सम्स में मेंशन किया था कि अप्रैल के महीने से 500 रुपया का सैलरी बढ़ा है। तो जब अप्रैल में 17,000 था तो जाहिर सी बात है मार्च में 16,500 होगा। ठीक, ये हो गया बेसिक। और डीए सम्स में बोला है कि 20% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो भाई अगर आप बेसिक आप सजा लिए हो तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लो, 16,500 का 20% निकालोगे तो 3,300 आएगा, वो लिख दिए डीए में।
और 17,000 का 20% निकालोगे तो वो आएगा 3,400, जो कि 17,000 वाले कॉलम के डीए में लिख दिया गया। ठीक है, मतलब जितना आप बेसिक सैलरी लिखे हो जस्ट उसका 20% निकाल कर आप लिख दीजिए। ये हो गया डीए। अब यहाँ पर इसलिए मैं बोला था कैलकुलेटर लेकर बैठो और कैलकुलेशन खुद से करो तो ज़्यादा क्लियर होगी। सारा बेसिक जोड़कर यहाँ पर लिखा है 169,000 और सारा डीए जोड़कर यहाँ लिखा है 33,800। कमीशन तो नील है। अब उन दोनों को जोड़कर आपका टोटल सैलरी यहाँ पर आ रहा है 202,800 और 202,800 10 महीने का है, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ गया 20,280 एवरेज सैलरी पर मंथ। यही 20,280 यहाँ पर लिया गया। अब हाफ इंटू 26 इंटू 20,280 को कैलकुलेट किए तो वैल्यू यहाँ पर मिला 2,63,640। दिख रहा है। अब आप यहाँ पर देखो, जोड़ घटाव करके नहीं लेना है, बहुत सारे लोग बार बार भूल जाते हैं। इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको लेना है छूट के लिए। तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है 2,63,640, ये बाहर चला गया, दिख रहा है आपको। और जो 5,50,000 रिसीव किए थे ग्रेजुएटी, उसमें से लेस कर दिए 2,63,640 और माइनस करके जो बैलेंस आएगा 2,86,360, इस बैलेंस अमाउंट के ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी, इसलिए इसको नाम दिया गया है टैक्सेबल ग्रेच्युटी। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके से एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप लोग अगर कंटिन्यू देखेंगे फोकस करके और रूल्स अगर आपको याद है तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।